सबको वेलकम चिंतन चैट्स में। ये हमारा फोर्टनाइटली पॉडकास्ट है। हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं जो थोड़ा बहुत हमको पर्यावरण की सीख दें। और आज हैं हमारे साथ हमारी बहुत पुरानी मित्र जिसको बोल सकते हैं। चिंतन के साथ इन्होंने कई पापड़ बेले हैं। निधि झामवाल। निधि झामवाल पर्यावरण के बारे में लिखती हैं, जर्नलिस्ट हैं, डाउन टू अर्थ के साथ थी, गांव कनेक्शन के साथ थी। और हाल ही में 15 मई में बल्कि वो वापस आई हैं एवरेस्ट बेस कैंप से, क्योंकि उन्होंने एक हिमालयन क्लाइमेट बूट कैंप में भाग लिया। और वहाँ उन्होंने बहुत नई टाइप की चीज़ें जानी और सीखी। निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम बनाया। नहीं, बहुत शुक्रिया भारती मुझे बुलाने के लिए। आई लव चिंतन और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे और चिंतन के बारे में भी बातें करना। अरे बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप पहुंच कैसे गई एवरेस्ट बेस कैंप? आपकी बदौलत से अगर मैं कहूँ, आई थिंक आपने जो मुझे ये जब हिमालयन बूट कैंप जो है क्लाइमेट का, ये नेपाल साइंस फोरम ऑफ जर्नलिस्ट्स है। वो लोग जो हैं साइंस जर्नलिज्म पे काम करते हैं और उसके चलते मैं वहाँ पर जो है 8 जर्नलिस्ट को उन्होंने सिलेक्ट किया था, भारत से और भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से, और हम लोग जो है फिर एवरेस्ट बेस कैंप गए थे। अरे वाह! तो कठिन था क्या? बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, क्योंकि और आप तो वो टाइप की एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी नहीं करती ना, योगा करती हैं आप। जी जी जी। तो मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं रोज दिन में 10 किलोमीटर भागूं, हाँ। या फिर वो घड़ी में चेक करूं मैंने कितने स्टेप्स किए हैं, कभी वो सब नहीं किया। पर क्योंकि ये था और बहुत बहुत कठिन था एक्चुअली। कितने दिन का था? ये था कुल मिलाकर जो था ये 13 दिन का था, जिसमें से जो रहता है आपको 7 दिन आपको लगते हैं। लुखला जो है नेपाल का एक एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट उसको कहते हैं, वहाँ से आप चढ़ाई शुरू करते हैं। और हमने 2 मई को वहाँ से चढ़ाई शुरू करी और 9 मई को जो है हम एवरेस्ट बेस कैंप पर जाके पहुँचे। और उसके बाद फिर 3 दिन हमें लगे वापस वहाँ से नीचे उतरकर लुखला तक आने के लिए। तो ये कुल मिलाकर जो है करीब 170 किलोमीटर होते हैं। लुखला से आप एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं और वहाँ से फिर आप नीचे आते हैं। आपको मतलब कठिनाइयाँ, फिजिकल कठिनाइयाँ हुई क्या वहाँ पे? जी, बहुत। आई थिंक फिजिकल और मेंटल दोनों होती हैं, क्योंकि आपकी जो शरीर है उसको एक तो आदत नहीं होती है इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में, इतने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में जाके एक्लेमेटाइज जिसको हम कहते हैं कहने की। क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, लोअर एल्टीट्यूड में रहते हैं। अगर आप एवरेस्ट रीजन की बात करेंगे तो उस रीजन में जाते जाते आपका जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है। तो आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है आपको जो है, क्योंकि हम लोग रोज़ जो हैं करीब 6-7 घंटा चलते थे। और जब आप चल भी रहे हैं तो आप ऐसे धीरे धीरे से आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं उसके लिए, तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में पहुंचते हैं तो आपको सर दर्द शुरू हो जाता है, आपको नौजिया, चक्कर आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा। आपको खाना नहीं खाया जाता, वो खाने की बहुत तकलीफ़ होती है, रात भर आप सो नहीं पाते हो। तो इस तरह की फ़िज़िकल तकलीफ़ें, प्लस आप जब और ऊपर जाते हो तो वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो आप स्नोफॉल में चल भी रहे हैं, आपके जूते गीले हो रहे हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं। मेरे हाथ पूरे जल गए थे, फ्रॉस्ट बाइट्स ऑलमोस्ट हो गए थे। मैं घर पहुंची तो मेरे बच्चे सोच रहे थे कि ये क्या हो गया है आपके साथ में। बट तो उस तरह की फिजिकल दिक्कतें होती हैं और साथ में मेंटली भी आपको बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि हर दिन आपको ये बोलना पड़ता है कि नहीं, आज मुझे जो है ये 7 घंटे फिर से चलना है। तो रोज अपने आप को, माइंड को आपको ये बनाना पड़ता है कि नहीं, आज मुझे 7 घंटे चलना है और आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस पॉइंट तक हमको पहुँचना ही है। तो क्या आप जब चल रहे थे वहाँ आपकी जो एनवायरनमेंट थी, सुंदर कुछ था कि सिर्फ वाइट था? नहीं, बहुत खूबसूरत था, बहुत बहुत खूबसूरत था। क्योंकि जो ये एवरेस्ट रीजन है जिसको खुम्बू रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुम्बू एक मेन ग्लेशियर है उस रीजन का। वहाँ पर जो है आपको, जब आप शुरुआत करते हैं चढ़ाई की लुखला से, आप मोन्जो पहुँचते हैं। लुखला के बाद अगला स्टॉप आपका मोन्जो होता है। मोन्जो के बाद जो है सागरमाथा नेशनल पार्क जो है वो शुरू हो जाता है। जब वो शुरू होता है तो उस समय बहुत हरा फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा चीड़ देवदार के पेड़ हैं, बहुत खूबसूरत। दूधकोशी नदी वहाँ से बह रही हैं।
और तो उस तरह का आपका पर्यावरण आसपास का रहता है। ये दूध कोशी वही है जो बिहार में जाके कोसी बनती है? जी जी जी, तो दूध कोसी जो है ये खुम्बू ग्लेशियर से ही निकल कर आती हैं, और कोशी जो है वो सप्त कोशी हैं। सप्त कोशी मतलब कोशी जो है वो 7 नदियों से बन के मिलती है। तो दूध कोशी एक वो नदी है जो 7 मिलकर सप्त कोशी बनाती है, जो बिहार में आकर कोशी बन जाती हैं। तो वहाँ के बाद में जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो पूरा एक बुरांश का जंगल आ जाता है, जो रोडोडेंड्रॉन जिनको हम बोलते हैं। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत जंगल कहीं नहीं देखा है, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ आपको बुरांश के पेड़ दिखेंगे, और उन बुरांश के पेड़ों में फूल हैं, और वो फूलों के रंग इतने खूबसूरत हैं। वो जो गुलाबी रंग के भी एक ही शेड नहीं है, वो अलग 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 शेड है उसके। उसी तरह से अगर आप पर्पल है उसके अलग शेड्स हैं, सफ़ेद अलग। तो वो इतना सुंदर जंगल आपको दिखता है बुरांश का कि आप अपनी थकान भूल जाते हैं। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा स्नो का रीजन आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई पेड़ जो है उस तरह के एलिवेशन पे नहीं रह सकता। तो फिर आपको ग्लेशियर्स और स्नो सिर्फ यही दिखता है। तो आप गई क्लाइमेट चेंज को समझने दूसरे जी। पत्रकारों के साथ, तो क्या आप हमको बता सकती हैं कि क्लाइमेट चेंज का कुछ आपने बदलाव देखा, कुछ आप समझी, आपने क्या देखा? तो हम लोगों ने जो है वहाँ से जो आइडिया था हमारा कि हम क्यों वहाँ तक ट्रैक करके जाएं, था कि रास्ते में जो गांव पड़ते हैं शेरपा के, हम उन लोगों से बात करते चले, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किस तरह की चेंजेस वहाँ आ रही हैं, क्योंकि वो लोग वहीं पे पुश्तों से रह रहे हैं। तो जब हम उन लोगों से हमने बात करनी शुरू करी, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो शायद वो नहीं जानते कि जलवायु परिवर्तन है। बट अगर आप साइंटिफिक एविडेंस देखेंगे तो हमें पता है कि वो जलवायु परिवर्तन का ही इम्पैक्ट है। जैसे उस एरिया में लोग कहते हैं कि अगर आप लोग कि पहले मच्छर नहीं हुआ करते थे, जैसे नामची बाज़ार एक शेरपा विलेज है बहुत फेमस, तो हमें बताया वहाँ पे कि वहाँ पे अब मच्छर भी होना शुरू हो गए हैं, जो उनके लिए बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि वहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब महिलाओं को बच्चा पैदा करने तक के लिए अस्पताल वहाँ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ कुछ भी बड़ी बीमारियाँ जो मच्छरों से पैदा होती है अगर वो फैल गई तो क्या होगा उस रीजन का। तो वो जैसे पाते हैं। प्लस वहाँ की महिलाओं ने ये भी हमें बताया कि किस तरह से वो जो स्प्रिंग्स हैं, जो झरनों से जो वो पानी लेती हैं, उनमें पानी आना जो है वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो महिलाओं को पानी भरने में बहुत समय लग जाता है। वहाँ जो खुम्बू ग्लेशियर जो है, जब हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचे तो खुम्बू ग्लेशियर के ऊपर ही एवरेस्ट का बेस कैंप है, जिसपे टेंट्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं 1 या 2 रात के लिए। तो वहाँ पर भी जो है खुम्बू ग्लेशियर भी जो है वो रिसीड भी कर रहा है और वो धंस भी रहा है धीरे धीरे नीचे, क्योंकि उस पे हर साल में 2 सीज़न होते हैं क्लाइंबिंग के, जब लोग वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं, वहीं पर शौच करते हैं, वहीं पे पानी पीते हैं, वहीं कचरा फेंकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ग्लेशियर के ऊपर असर पड़ रहा है, और बात हो रही है कि क्या हमको एवरेस्ट बेस कैंप को शिफ्ट करना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, और ये काफ़ी गंभीर बात है, क्योंकि हमारे सारे जो नदी वदी आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इंडिया के लिए, वो सब हिमालयन रीजन से आती है। तो अगर बिल्कुल। यही हो रहा है वहाँ पे तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक ये सोचना कि भाई हम तो भारत में हैं और वो तो उधर है, हमारा उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसका बिल्कुल और हमारे ऊपर डायरेक्ट असर है। क्योंकि एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया जो है उसकी जो नदियां हैं वो हिमालय की जो है ग्लेशियर से ही निकल कर आ रही हैं। चाहे वो हम गंगा जी की बात करें या यमुना जी की बात करें, अब जैसे हम दूध कोशी की बात कर रहे हैं, ये सब नदियाँ जो हैं, और नेपाल की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी भारत में ही बहकर आती हैं। कोई और तरीका नहीं है उन नदियों को बहने के लिए। चाहे कुछ उत्तर प्रदेश में घुसती हैं, कुछ बिहार में घुसती हैं, और फिर वो सब गंगा जी में मिलकर अंत में हमारे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो उनका अगर हमारे ग्लेशियर्स जो है रिसीड होना शुरू हो गए, हमारी नदियों में पानी कम होना शुरू हो गया, जो कि हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव हमारे जो है वाटर सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि क्या आप ऐसे शख्स या से मिले, या आपने कुछ ऐसे सीख पाई
जिसको आप बोल सकते हो कि आपका पूरा सोचने का तरीका बदल गया, आपको कुछ जिसको बोलते हैं आहा मोमेंट हुआ? हम लोग एक्चुअली 11 मई को जो है एवरेस्ट बेस कैंप को ख़त्म करके वापस लुकला तभी के तभी पहुँचे ही थे। और वहाँ पहुंचकर एक कोई लॉज है जहाँ पे ज़्यादातर सारे क्लाइंबर्स आके रुकते हैं। थक हार के किसी हालत में वहाँ हम लोग पहुँचे तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक पेरू नाम का जो देश है साउथ अमेरिका में, वहाँ से एक महिला आई हुई हैं जो कि क्लाइंबर हैं, और उन्होंने जो है 11 पीक्स जो हैं 8,000 मीटर से अबव की, उनको बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के समिट किया है। और अभी के अभी वो मकालू करके एक पीक है नेपाल की, जो विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पीक मानी जाती है, उसको समिट करके तभी तभी वो लुकला आई थी। तो मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठी, उनसे मैंने बातचीत करी, तो जानना चाहा कि कैसे बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के वो समिट करती हैं। बहुत चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, और मैंने उनसे पूछा कि जब आप ये सब करती हैं और वो कोई शेरपा गाइड साथ में नहीं लेके जाती हैं, वो अपना सामान खुद उठाकर ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं। तो बहुत यंग होंगी क्या? नहीं, वो करीब 46 इयर्स की हैं, तो वो यंग नहीं है, मेरी ही उम्र की हैं। तभी जब मैंने उनसे बात करी, और वो बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था क्योंकि मैं एवरेस्ट बेस कैंप से वापस आई थी थक हार के, और मुझे लग रहा था अरे कितना मुश्किल था, और यहाँ मैं सडनली एक ऐसी महिला से मिली जो मेरी ही उम्र की हैं, और जो अभी अभी मकालू विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पीक को जो है वो समिट करके आई हैं, और बिना ऑक्सीजन के, और उससे पहले वो 10 और 8,000 के ऊपर की पीक्स को कर चुकी हैं, और ये पेरू की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ये किया है। तो उनसे मैंने ये पूछा कि जब आप ये सब करती हैं तो आपके हिसाब से फिजिकल स्ट्रेंथ कितना चाहिए और कितना मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए इस तरह का काम करने के लिए। तो वो मुझे बोली 70% और 30%, 70:30। तो मुझे लगा शायद कह रहे होंगे कि 70% आपको शारीरिक शक्ति चाहिए और 30% आपको मानसिक शक्ति चाहिए। तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया, वो बोले कि नहीं निधि, ये 70% मानसिक शक्ति और 30% आपको ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए इसको करने के लिए। और फिर उन्होंने बहुत ऐसे किस्से सुनाए जिससे ये समझ में आया कि अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ एक बहुत छोटी चीज़ है, वो भी चाहिए ज़रूर, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बट एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है कि ये चीज़ मुझे करनी है। और वो यही चीज़ मुझे बोली कि अगर निधि तुमने अपने दिमाग को ये कह दिया कि आज मुझे इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो आप पहुंच जाएंगी। एंड वो बहुत सही भी था उन्होंने जो कहा, क्योंकि हर शाम जब हम ट्रैकिंग ख़त्म करते थे और पहुंचते थे जहाँ पे हमें रात में सोना होता था, तो मुझे लगता था कल मैं नहीं चल सकती। मैं सब लोगों को बोल देती थी कि मुझे नहीं लगता कि कल मैं चल सकती हूँ, हो सकता है मैं यहीं रुक जाऊँगी, आप लोग आगे बढ़ जाना। और हर रोज़ सुबह उठ के मैं जूते पहनती थी, अपना बैग उठाती थी और हम तैयार होते थे चलने के लिए। और वो जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही कही, और ऐसा नहीं था, पैर में छाले भी पड़े हुए थे, टांगे दर्द भी करती थी, घुटने भी दर्द करते थे, पर रोज़ सुबह उठ के आप बोलते थे कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो और भी आगे जाएंगे। एंड उस तरह से करते करते आई थिंक हम लोग EBC तक पहुँच गए और वापस भी आ गए। तो ये जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई हैं, उनका नाम फ्लो क्वेंसा है, मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी की सीख है और शायद मैं इसको कभी भूलूंगी नहीं। और लोकल कोई आपने किसी से बात करी जिससे आपको लगता हो कि जिस तरीके से हम लोग, आप और मैं, हम सब शहरों में पले पोसे हैं, तो आपको ऐसा कोई लगा कि कोई बिल्कुल दूसरा सोचने का तरीका हो एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में? बिल्कुल, आई थिंक मैंने जो है पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने सीखी है वो मैंने वहाँ की शेरपा कम्युनिटी से सीखी है, जो खुम्बू रीजन में रहती है, जो एवरेस्ट रीजन में रहती है। हम लोग जो है नामची बाज़ार जो एक शेरपा गांव है, वहाँ पर हम लोग बहुत ही खुश नसीब थे कि हम लोग एक ऐसे इंसान से मिले जो कि हम सब जानते हैं कि 1953 में जो है पहली दफ़ा एवरेस्ट पर जो है इंसान पहुंच पाए थे, जो कि एडमंड हिलरी और तेनजिंग शेरपा थे 1953 में। उनकी टीम में अब सिर्फ एक ही ऐसा इंसान बचा है जो आज भी जीवित है।
और वो हैं कांचा शेरपा जी, जो कि 92 इयर्स के हैं और वो नामचे बाज़ार में रहते हैं अपने परिवार के साथ में। और हम लोग बहुत खुश नसीब थे कि हम 4 मई को जो है सुबह उनके घर गए और उनसे मिले। और जब हमें ये कहा गया कि आज आप कांचा शेरपा जी से मिलेंगे, वो 92 इयर्स के हैं, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सवाल आए कि इस उम्र में वो क्या बात करेंगे, क्या हमें समझा पाएंगे। बट मुझे इतनी हैरत हुई उनको देखकर, क्योंकि वो उस उम्र में भी बिना लकड़ी के चलते हैं। वो हमारे साथ बैठे और हमारे साथ उन्होंने पूरी अच्छे से बातचीत करी इतनी देर तक, पूरे किस्से सुनाए उन्होंने 1953 के जो एक्सपीडिशन हुआ था। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो उन्होंने पर्यावरण को लेके समझाई है वो ये थी कि शेरपा जो कम्युनिटी है उसके लिए जो ये पर्वत हैं वो उसके लिए उसके गॉडेस हैं, उनकी देवी है, वो उनको देवी मानते हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो लोग उसको माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, लोग उनको सागर माथा कहते हैं। तो वो उनकी सागर माथा देवी है। वो रोज़ सुबह उठ के, क्योंकि उनको सारी ये पीक्स दिखती हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। तो कांचा शेरपा ने ये कहा कि हम लोग जो हैं इनकी पूजा करते हैं सागर माथा, और जो इनकी साथ की पीक्स हैं वो उनकी बहनें हैं। पर अब जो है पूरा नज़रिया बदल गया है। हम लोग जब एक पीक पर चढ़ते हैं तो हम उससे पहले उससे माफ़ी मांगते हैं अपनी माँ से कि हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, हम आप पे चढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। बट अब जो है वो कल्चर इतना बदल गया है कि अब जो भी पैसा दे सकता है वो जो है सागर माथा पे सबमिट कर सकता है। तो ये चीज़ जो थी उनकी बहुत मुझे भी चुभी जो उन्होंने ये बात कही। और ये एक पर्यावरण को लेके एक अच्छी सीख जो मुझे मिली कि हम लोगों का जो है नेचर को देखने का जो नज़रिया है बहुत ही अलग है विश्व के दूसरे देशों से। हम लोगों ने हमेशा नेचर को जो है एज भगवान माना है, अपना देवी देवता माना है। हमारे यहाँ पत्थरों को हम लोग पूजते हैं, बरगद के पेड़ को पूजते हैं, गंगा माँ है या यमुना जी हैं, हम लोग इन सब को पूजते हैं, पर्वतों की पूजा की जाती है। तो ये जो सीख है कि पर्यावरण जो है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड, वो हमको सस्टेन कर रहा है, इस पूरे विश्व को वही चला रहा है। तो उसको रेस्पेक्ट करना, उसका संरक्षण करना, जितना हम शायद अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने भगवान की करते हैं, उतना ही ज़रूरी है हमें हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना, उसको बचा के रखना, उसको रेस्पेक्ट करना। क्योंकि वो है, ये नदियाँ हैं, ये पर्वत है, पर्वतों पे बर्फ़ है, तो आज हम सबका जीवन चल रहा है। और अगर ये नहीं रहेगा तो ये जीवन जो है इस पृथ्वी पे चल ही नहीं सकता किसी तरीके से। तो इन्हीं वचनों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत क्या बोल सकते हैं, ये हमारा गुड लक है कि आप दिल्ली आई मुंबई से और इतना अपना टाइम दिया। इसके लिए निधि बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भारती, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और मुझे सुनने में इतनी नई चीजें सीखी आपसे। मैं एक बार दोबारा एवरेस्ट बेस कैंप होकर आई हूँ आपके साथ चर्चा करके। बिल्कुल, और मैं पहली बार और शायद सिर्फ एक बार जा पाऊंगी इस चर्चा के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।